हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मीन, मीडियन एंड मोड। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर किसी भी स्टैटिस्टिकल डाटा को हम लोग अगर रिप्रेजेंट करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, इसके लिए इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पिछली वीडियोस में हमने डाटा को किस तरह प्रेजेंट करते हैं, डाटा कितने तरह के होते हैं, ये सब के बारे में डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि किस तरह से जो बड़े डाटा हैं उसको जब हम वर्गीकरण करते हैं और उसको समझने और तुलना करने में सांख्यिकी विश्लेषण का ये योगदान होता है कि उसको हम अरेंज कर ले पहले। लेकिन उनको याद रखने के लिए किसी रिप्रेजेंटेटिव मूल्य की ज़रूरत होती है। किसी डाटा को बड़े से डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए मूल्य की आवश्यकता होती है, इसलिए उस ज़रूरी हो जाता है कि उनका फिर से क्या किया जाए, संक्षिप्तीकरण या फिर उसको शॉर्ट करके किया जाए। तो ऐसा मूल्य प्राप्त किया जाए जो सारे आंकड़ों को रिप्रेजेंट करता हो। इसको समग्र आंकड़ों को एक साथ प्रेजेंट करने वाले जो ये तकनीक है उसको सांख्यिकीविदों, जो भी विद्वान थे सांख्यिकी के, उन्होंने इसे डेवलप किया। तो इसमें फिर हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते किसको हैं। सेंट्रल टेंडेंसी रिफर्स टू अ सेंट्रल वैल्यू और ए रिप्रेजेंटेशन वैल्यू ऑफ एन स्टैटिस्टिकल सीरीज, है ना। कोई भी सीरीज है उसमें जो सेंट्रल वैल्यू है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे हम लोग यहाँ पे ये लिए नंबर्स लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन नंबर में आप ऐसे भी देख सकते हैं, छोटा सा सीरीज है तो इसमें 4 डाटा इधर है और 4 इधर है, और बीच में क्या आ रहा है, एक वैल्यू आ रहा है 5 आ रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, टोटल को ऐड कर दिए, उसको डिवाइड कर दिए, टोटल नंबर ऑफ जो भी आंकड़े हैं उससे डिवाइड कर दिए, तो क्या आया, 5 आया। और ऐसे भी ये 5 जो है ये बीच में है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है सारे ये सीरीज में जो आंकड़े हैं उसका एवरेज, है ना। तो एवरेज इज एन अटेम्प्ट टू फाइंड वन सिंगल फिगर टू डिस्क्राइब होल ग्रुप ऑफ फिगर। ये क्लार्क का डेफिनेशन है, क्लार्क ने इसे दिया था। वो बता रहे हैं कि किस तरह से एवरेज जो है वो एक सिंगल फिगर है जो डिस्क्राइब करता है पूरे ग्रुप के फिगर को। अब हम लोग इसका देखेंगे ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस, है ना। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेक ब्रीफ एक्सप्रेशन। इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं एवरेज को, कि जितना भी कोई भी एक सिंगल फिगर है, जितने भी बड़े डाटा हो उसको ये रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। टू फैसिलिटेट क्या कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर 2 डाटा दिया हुआ है कि किसी भी क्लास का रिजल्ट अगर हम लोग देखना चाहें, मान ली बोर्ड का रिजल्ट देखना चाहें, तो लास्ट ईयर किस तरह से परफॉर्म किया स्टूडेंट ने, उसका एवरेज, और इस साल का एवरेज, हम लोग बस एवरेज का कंपैरिजन 97% रिजल्ट हुआ, 98% रिजल्ट हुआ, तो कैसे हम लोग सारे स्टूडेंट का एक एक डाटा को नहीं देखते, हम लोग बस उसका एवरेज देखते हैं। तो उसके बाद फिर टू हेल्प इन पॉलिसी फॉर्मेशन, किसी भी, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर कि गरीबी हटाना है, गवर्नमेंट को कोई भी और एक्शन लेना, पर कैपिटा इनकम क्या है या फिर ये ग्रोथ रेट क्या है, ये सब के लिए ये एवरेज डाटा का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, है ना। जो डाटा हम निकल के आता है तो उससे हम लोग जान सकते हैं कि औसत क्या उत्पादन क्या हुआ किसी भी फील्ड में, साथ ही साथ क्या एग्रीकल्चर का क्या स्टेटस है, इंडस्ट्री का क्या स्टेटस है। तो ईज़िली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं, और इससे हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं कि किस सेक्टर में हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, किस में कम ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद टू ट्रेस मैथमेटिकल रिलेशनशिप, है ना। ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप भी निकालता है, जैसे कि ये एवरेज से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ में हम लोग उसका रिलेशन कोरिलेट कर सकते हैं।
उसके बाद आप देख सकते हो इसेंशियल क्या है एवरेज का, किसी भी आइडियल एवरेज का क्या क्या इसेंशियल होना चाहिए, ये रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, है ना। ये जो है डाटा को रिप्रेजेंट करे, पूरे जितना भी डाटा है उसको ये रिप्रेजेंट करे। जैसे ये ऊपर में हम लोग देखें कि 5 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आसपास का वैल्यू या इससे कम होगा, या 5 से ज़्यादा या 5 से कम, मतलब उसके आसपास का वैल्यू हम लोग इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। सिंप्लिसिटी इन द सेंस कि ये गुड एवरेज, इसको हमेशा सिंपल होना चाहिए। अगर कुछ डिफ़िकल्ट होगा तो फिर हम लोग को तुलना करने में थोड़ी मुश्किल होगी। उसके बाद है सर्टेनिटी, मतलब निश्चितता का गुण भी होना चाहिए। इसमें जो भी यूज़ करते हैं वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए ज़रूरी है कि वो सर्टेन हो। उसका क्लियर एंड स्टेबल, है ना, कि ये हमेशा सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए एवरेज, ये क्लियर होना चाहिए, मतलब वैट कुछ भी नहीं होना चाहिए। बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, हर एक डाटा को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या होना चाहिए, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन पे होना चाहिए। एक्सप्रेस्ड इन एब्सोल्यूट नंबर, है ना, कोई ये गुड एवरेज को हमेशा एब्सोल्यूट नंबर में रिप्रेजेंट करना चाहिए, है ना। एवरेज मेजर्ड जो होता है वो परसेंटेज ऑफ अकॉर्डिंग टू रिलेटिव मेथड इज नॉट कंसिडर्ड अ गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, है ना। इसको हमेशा एब्सोल्यूट नंबर में ही मेजर होना चाहिए। उसके बाद क्या है, हम लोग देखते हैं वेरियस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें क्या क्या हम लोग मेजर लेते हैं सेंट्रल टेंडेंसी में, तो इसको हम लोग देख सकते हैं। मैथमेटिकल एवरेज, है ना, इसमें क्या है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये 3 तरह का मीन होता है। लेकिन बेसिकली हम लोग किसका इसमें डिस्कस करेंगे, अरिथमेटिक मीन का ही, जिसको हम लोग मीन भी सिर्फ बोलते हैं। उसके बाद ये पोजिशनल वैल्यू, क्या पोजीशन है डाटा का, कहाँ पे है, लाई करता है, तो ये मीडियन और मोड से पता चलेगा। तो हम लोग ये मेनली ये 3 चीज़, मीन, मीडियन एंड मोड को ही ज़्यादातर यूज किया जाता है। और अदर एवरेज भी होते हैं, जैसे मूविंग एवरेज, कम्युलेटिव एवरेज, उसके बाद क्वाड्रेटिक एवरेज, तो ये सब एवरेज भी होते हैं। लेकिन बेसिकली हम लोग इसमें 3 ही चीज़ का डिस्कस करेंगे। अरिथमेटिक मीन, जिसको मीन भी बोलते हैं, तो अरिथमेटिक मीन जो होता है ये वो नंबर होता है विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाई डिवाइडिंग द टोटल वैल्यू, है ना, टोटल वैल्यू ऑफ द डिफरेंट आइटम इन द सीरीज। ये किससे, इसको कैसे निकालते हैं, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल आइटम। जैसे हम लोग उसमें ऊपर में देखा कि किस तरह से टोटल वैल्यू जो भी हम लोग लिए थे, टोटल वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उसको ऐड कर दिए, और नंबर ऑफ आइटम 9 नंबर था, तो 45/9 कितना आया था, 5 आया था। तो इस तरह से हम लोग इसको एवरेज को या मीन को निकालते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज, है ना। आप सीरीज भी 2 तरह की है, इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज। तो इसमें हम लोग इंडिविजुअल सीरीज, जब हम लोग को छोटे मतलब डाटा लेना रहते हैं, छोटे आंकड़े रहते हैं, सीरीज बहुत छोटी होती है, तो उसमें हम उसको इंडिविजुअल सीरीज में यूज करते हैं। इसमें 2 तरह के मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। तो हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट मेथड, जैसे मीन है, मीन को हम लोग x बार, ये जो ऊपर में है इसको x बार बोलते हैं, x बार से डिनोट करते हैं। इक्वल टू क्या होगा, समेशन ऑफ x बाई n, इसको सिग्मा भी बोलते हैं। तो समेशन ऑफ x बाई n, इसमें समेशन ऑफ x में क्या हो गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू n डिवाइडेड बाई n। तो इसमें आप देख सकते हैं x बार क्या है, अरिथमेटिक मीन है। समेशन ऑफ x क्या है, द सम ऑफ वेरियस वैल्यू सच एज x1 x2 x3 अप टू xn। n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स, है ना। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट मेथड में ऐसे निकाल सकते हैं, जो पहले सीरीज में हम लोगों ने देखा। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड क्या है, इफ़ आइटम्स आर मोर एंड फिगर्स आर बिग, कोई बड़ा डाटा हो तो उसके लिए हम लोग शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं। वी कैन एज्यूम एनी फिगर, इसमें एज्यूम करते हैं किसी भी नंबर को और उसके बाद फिर हम लोग निकालते हैं। इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं, कैलकुलेट द मीन विद द शॉर्टकट मेथड ऑफ मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स। 10 स्टूडेंट्स का यहाँ पे मार्क्स लिया गया है, किस तरह से, है ना,
तो इसमें हम लोग किसी भी नंबर को, ये डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन ए को हम लोग एज्यूम कर देते हैं, इसमें 20 है, लेकिन इस सीरीज में अगर वो नंबर नहीं रहे फिर भी हम लोग उसको एज्यूम कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, dx निकालते हैं। dx को कैसे लिखते हैं, इस शॉर्टकट मेथड में हमेशा एज्यूम मीन को हम लोग ले लेते हैं। तो dx क्या निकालते हैं, जो मीन है डिवाइडेड मतलब माइनस एज्यूम्ड मीन a, है ना। तो इसमें क्या है, जो है मीन मार्क्स है वो कितना है, 30 है। एज्यूम्ड मीन से सबको माइनस करते हैं हम लोग, देख रहे हैं 30 माइनस 20 10, हर एक में 20 से माइनस किया हुआ है और ये नंबर निकला है। उसका फिर टोटल को समेशन कर देते हैं, सिग्मा dx इक्वल टू क्या हो गया 100। इधर टोटल जो मार्क्स है इसको हम लोग ऐड कर दिए। उसके बाद फिर इसको फॉर्मूला में बैठा देते हैं। इसमें क्या होगा, मीन इक्वल टू क्या हो गया एज्यूम्ड मीन, उसके बाद सिग्मा dx बाई n, है ना। तो इसमें क्या है, dx जो है यहाँ पे एज्यूम्ड मीन हम लोग 20 है, सिग्मा dx 100 है, डिवाइडेड बाई 10। तो ये कितना आ जाएगा 20 और प्लस 10 इक्वल टू 30 मार्क्स। ये ऐसे आ गया। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज जो होती है, ये सीरीज जिसमें एवरी आइटम हैज इज ओवन फ्रीक्वेंसी। जहाँ डिस्क्रीट की बात आई तो वहाँ फ्रीक्वेंसी का यूज होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग 3 मेथड से करते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, है ना। इसमें डायरेक्ट और शॉर्टकट के अलावा एक और मेथड बढ़ जाता है, स्टेप डेविएशन मेथड। इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड में देखेंगे। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाइड बाई देयर रिप्रेजेंटेटिव फ्रीक्वेंसी टू गेट द सम ऑफ द प्रोडक्ट, है ना। इसमें क्या करते हैं, जो लेते हैं मीन को, इसमें क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं जो मीन है, और उसको डिवाइड करते हैं फ्रीक्वेंसी जो n है, n को हम लोग सिग्मा f ले रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं। तो फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ fx डिवाइडेड बाई n, बिकॉज सिग्मा f इक्वल टू n। हम लोग इसमें ऐसे लेते हैं ये फार्मूला, वेयर सिग्मा fx इक्वल टू सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ आइटम, है ना, जो भी आइटम्स है और देयर करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, ये आइटम और ये फ्रीक्वेंसी दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर हम लोग इसको लेते हैं। उसके बाद इसमें क्या है, n इक्वल टू क्या है, नंबर, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी सिग्मा f, है ना। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है उसको सिग्मा f हम लोग लिख सकते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल के द्वारा आपको क्लियर हो जाएगा। और कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन विथ डायरेक्ट मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। ये सीरीज दिया हुआ है, मार्क्स दिया हुआ है, इसको हम लोग x से डिनोट करेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, मार्क्स कितना आया, जो 5 आया उसको 10 स्टूडेंट को 5 मार्क्स आया, ये 10, उसके बाद फिर 14 स्टूडेंट को 10 आया। तो ये हम लोग देख सकते हैं। अब इसको हम लोग देखेंगे कि मार्क्स सीधा यहाँ पे लिखा हुआ है, मार्क्स के साथ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, मतलब कितने स्टूडेंट्स को आया, तो जो 5 मार्क्स है वो 10 स्टूडेंट को आया। तो ये सारी फ्रीक्वेंसी फिर हम लोग लेते हैं इसको, और उसमें फिर हम लोग देखते हैं, इसको समेशन करते हैं। तो टोटल n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। उसके बाद f और x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि फार्मूला में हमें उसी तरफ से पुट करना है। तो फ्रीक्वेंसी है यहाँ 10 है इंटू 5 50, उसके बाद फ्रीक्वेंसी 14 है इंटू 10 कितना होगा 140। इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करके जो सिग्मा टोटल आया कितना, सिग्मा एफ इक्वल टू कितना होगा 1990, ये आ गया। अब इसको हम वैल्यू को फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो ये जो मीन है अरिथमेटिक मीन, ये कितना आया, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ, है ना। तो 1990/100, तो ये कितना मार्क्स है 19.9, ये मीन निकल गया आपका, ठीक है। अब इसको हम लोग देखेंगे शॉर्टकट मेथड में। शॉर्टकट मेथड में क्या करते हैं हम लोग कि इसमें हम लोग लेते हैं सिग्मा ये मीन को लेते हैं इक्वल टू ए अज्यूम्ड मीन प्लस, उसमें क्योंकि पिछले बार भी हम लोग अज्यूम्ड मीन किए थे, साथ ही साथ इसमें सिग्मा एफ डी एक्स बाई एन लेते हैं, ये फॉर्मूला में ये डी एक्स लेते हैं यहाँ पे। तो जहाँ पे ए क्या है अज्यूम्ड मीन है, एन क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, एफ फ्रीक्वेंसी, डी एक्स क्या है एक्स माइनस ए है, यानी कि डेविएशन फ्रॉम वेरिएबल टेकन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, है ना, वो पहले भी निकाल चुके हैं हम लोग इसमें। उसका समेशन ऑफ एफ डी एक्स, ये क्या है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड रिस्पेक्टिव डेविएशन, है ना, ये सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड रिस्पेक्टिव डेविएशन। तो इस तरह से हम लोग इसको फार्मूला को अब इसको यूज कर
अब आप मैं इसमें एक एग्जाम्पल से इसका क्लियर कर सकते हैं। कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन विथ शॉर्टकट मैथड, है ना। तो इसमें किस तरह से निकालेंगे हम लोग, मार्क्स दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे कैसे आया। तो इसमें जो है मार्क्स को हम लोग एक्स में ये करते हैं, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं जो 5 है वो 10 स्टूडेंट का, सेम वही प्रॉब्लम था, बस इसमें क्या हो जाता है अज्यूम्ड मीन ले रहे हैं इसमें। तो अज्यूम्ड मीन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जा रहा है, एक्स माइनस ए अज्यूम्ड मीन। तो हम लोग देख सकते हैं कि x कितना है 5 है और अज्यूम्ड मीन कितना है 20 है। तो ठीक है, 5 माइनस 20 कितना आएगा, -15 आ जाएगा। उसी तरह से 10 माइनस 20 -10 आ जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। तो 25 माइनस 20 है ना, तो इसमें कितना आएगा 5 आएगा। तो इस तरह से ये निकलता है। और इसमें फिर हम लोग एफ डी एक्स कर लेते हैं, ये डी एक्स और एफ को फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 इंटू -15 तो -150। तो ये इसी तरह से सारे को ऐसे निकालते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करके एफ और डी एक्स को। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, ये सारा पॉजिटिव टर्म को एक साथ ऐड करके फिर सारे नेगेटिव टर्म को एक जगह ऐड करके फिर हम लोग का कितना आ रहा है -10 आएगा। तो इसको फिर हम लोग उसी तरह क्या में बैठा देंगे हम लोग, आपको फॉर्मूला में फिट कर देते हैं इसको। तो मीन कितना हो गया इसमें, अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाई सिग्मा एफ। तो यहाँ पे अज्यूम्ड 20 है 20 प्लस -10 बाई 100। तो इसमें कैसे आ जाएगा 20 माइनस 10 बाई 100 इक्वल टू 20 माइनस 0.1 आएगा, है ना। तो 19.9 मार्क्स सेम आया आंसर, आप देख रहे हो, सिर्फ मेथड अलग था आपका। इसमें हम लोग एज्यूम्ड मीन किए थे, उसमें बस ऐसे ही डायरेक्ट निकाले थे। उसके बाद फिर इसमें हम देखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, ये इसमें अलग हो जाता है, एक और स्टेज बढ़ जाता है। तो इसको हम लोग देखेंगे किस तरह से है स्टेप डेविएशन मेथड। तो आप इसको देखो, इसमें दिस मेथड इज़ फर्दर सिंप्लीफिकेशन ऑफ शॉर्टकट मेथड। जो हम लोग शॉर्टकट मेथड अभी किए इसका और भी फर्दर सिंप्लीफिकेशन है। ऑल डेविएशन टेकन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन आर डिवाइडेड बाई ए कॉमन फैक्टर। एज्यूम्ड मीन भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन इसमें कॉमन फैक्टर जो आई है इससे हम लोग क्या करते हैं, ये करते हैं ये आई, इसमें क्या है जो x बार है वो क्या अरिथमेटिक मीन, a है एज्यूम्ड मीन। इसमें सिग्मा एफ डी डैश एक्स क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्टेप डेविएशन डी डैश एक्स एंड फ्रीक्वेंसी एफ। आप इसको देखेंगे हम लोग इसको ये में एग्जाम्पल बना करके उसमें। उसके बाद एन क्यों क्या है इसमें, सिग्मा एफ इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्या फ्रीक्वेंसी हुई, और आई जो है कॉमन फैक्टर है, इससे हम लोग मल्टीप्लाई करके इसको निकालते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। सेम सीरीज वही दी हुई है आपका 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40। अब इसमें हम लोग लिख लेते हैं किस तरह से, वही x को इसको लिख लिए टेबल बना के, फ्रीक्वेंसी भी लिख लिए 100। उसका dx क्या है, x माइनस एज्यूम्ड मीन, है ना, ये आया। अब इसमें जो है ये फैक्टर हम लोग क्या लेते हैं, i इक्वल टू 5 लेते हैं, है ना। इसमें कॉमन फैक्टर क्या ले रहे हैं, जो i है उसको हम लोग 5 ले लेते हैं। उसके बाद फिर ये कॉमन फैक्टर से सबको डिवाइड करेंगे, डी डैश एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई कॉमन फैक्टर। तो आप इसमें देख रहे हो इसमें फ्रीक्वेंसी 10 है और x माइनस एज्यूम्ड -15 आया, 10 माइनस 20 कितना आया -15। इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा -15 बाई 5 -3 आएगा। अब इसको एफ डी एक्स को फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 इंटू एफ डी डैश एक्स, है ना। तो फ्रीक्वेंसी कितना है 10 है और इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई करें तो -30। उस तरह फ्रीक्वेंसी 14 है, -2 28। इस तरह से हम लोग ये सारा कैलकुलेशन कर लेते हैं और फिर उसको फार्मूला में पुट करते हैं। तो इसमें मीन कितना आया, अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स, जो लास्ट में हम लोग ये डी डैश एक्स निकाले हैं इसको लिखेंगे, और सिग्मा एफ इंटू आई जो है कॉमन फैक्टर उसको भी लिखेंगे। तो एज्यूम्ड मीन 20 -2 आया है इसमें, ये जो टोटल सिग्मा एफ डी डैश एक्स कितना आया -2, इसको पुट करेंगे। फ्रीक्वेंसी कितनी है 100, इसको पुट किया, कॉमन फैक्टर आई लिया है, इसको बनाएंगे तो ये फिर से उतना ही आंसर आ रहा है। आप देख रहे हो कि 19.9 मार्क्स आ रहा है इसमें आंसर।
अब इसमें आप देख लेते हैं कि मेरिट्स ऑफ सिंपल अरिथमेटिक मीन, इसका क्या क्या है, गुण क्या क्या है। और किसी भी चीज़ का गुण और दोष होता है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या गुण है। तो सिंप्लिसिटी सबसे बड़ी बात है कि इसमें सिंप्लिसिटी इन द सेंस कि ये इतना सिंपल है कि आसानी से इसको समझ ले सकते हैं हम लोग और इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद है बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स, मतलब हर एक आइटम को इसमें हम लोग लेते हैं। आगे जब हम लोग मीडियन और मोड लेंगे तो हर एक आइटम को लेना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन इसमें हर एक आइटम को हम लोग यूज करते हैं। सर्टेनिटी, ये निश्चितता होती है, इसकी वैल्यू जो होती है डेफिनेट होती है, और इसमें कोई भी पर्सनल बायस इसमें नहीं किया जा सकता, इसमें पक्षपात नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम लोग हर एक वैल्यू को लेते हैं। उसके बाद क्या है, स्टेबिलिटी इन द सेंस कि ये कोई भी फ्लैक्चुएशन ज़्यादा नहीं होता है, सैम्पलिंग और कोई भी ये जो एरर है उससे ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है। बेसिस ऑफ कंपैरिजन, इसमें ये बहुत ही अच्छा बेसिस है कंपैरिजन करने के लिए। उसके बाद फिर इसमें इसका डिमेरिट्स भी हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या डिमेरिट है। तो पहला है लाफेबल कंक्लूजन इन द सेंस कि कोई भी रिजल्ट इस तरह से, जैसे एवरेज चिल्ड्रन इन अ फैमिली, तो ये हो सकता है 3.5 2.5 कुछ भी आ सकता है, तो चिल्ड्रन को किस तरह से आप डिवाइड करोगे, तो ये थोड़ा सा लाफेबल हो जाता है। उसके बाद फिर इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू, इसमें जो एक्सट्रीम वैल्यू है, मान लो किसी की कंपनी का आप हम उदाहरण ले रहे हैं, तो उसमें किसी मैनेजर की सैलरी हो सके मोर देन लाख्स हो सकती है, लेकिन वहाँ पे जो लोअर लेवल के एम्प्लॉई है तो 10,000 12,000 इतनी हो सकती है। और अगर उसका एवरेज निकालेंगे वहाँ के सैलरी का, तो शायद बीच में आए वो 50 के आसपास 40 के आसपास आए वो सैलरी जो हम निकाले सारे एम्प्लॉयज़ का। तो ये मतलब क्या एक्सट्रीम हो जाता है, ये कंपैरिजन करना, मतलब एवरेज बताना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसके बाद ऑल आइटम्स नीडेड, इसमें जो है हर आइटम के बिना कैलकुलेशंस का हो ही नहीं सकता है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा इसमें भी मुश्किल आती है। उसका मिसलीडिंग कंक्लूजन, इसमें मान लो कि इसका एक एग्जांपल देते हैं, अगर कोई फर्म है उसका मान लो एवरेज निकला है 3000, है ना, दो फर्म है, दोनों का एवरेज निकला है 3000, लेकिन कोई फर्म हो सके पहले प्रॉफिट कमा रही हो और अभी लॉस में जा रही हो, और कोई फर्म जो है पहले क्या बोलते हैं प्रॉफिट में, कोई भी फर्म है जो पहले प्रॉफिट कमा रही है और अभी लॉस में है, और कोई भी फर्म जो पहले कम प्रॉफिट था और उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो लेकिन दोनों का एवरेज देखेंगे तो लग रहा है कि नहीं, दोनों फर्म तो इक्वली एवरेज है, तो ठीक ठाक स्थिति है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक फर्म लॉस में जा रही है, एक फर्म मतलब फ़ायदे में जा रही है, तो ये एवरेज कुछ क्लियर कंक्लूजन नहीं देता है। अब हम लोग आते हैं अनदर टॉपिक में, जो है हमारा मीडियन क्या होता है, इसको हम लोग मीडियन ऑफ ए सीरीज इज द वैल्यू ऑफ दैट आइटम एक्चुअल और एस्टिमेटेड व्हेन अ सीरीज इज अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विच डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इन 2 इक्वल पार्ट्स। प्रोफेसर एच सेक्रेस्ट का ये एग्जाम डेफिनेशन है, और इन्होंने बताया है कि किस तरह से कोई भी मीडियन है किसी भी सीरीज को एक्चुअल हाफ आधे भागों में डिवाइड करता है। तो आप किसी भी श्रेणी को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उसको सजा सकते हो, तो उसमें सजाने पे जो मध्य में मिडिल में जो वैल्यू स्थित होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। तो ये जो मूल वैल्यू है दोनों से ये सीरीज को 2 बराबर भागों में बांटता है ना। तो किसी में ये अधिक हो सकता है, ये 40 से अधिक हो सकता है, ये 40 से कम हो सकता है। इसमें आप एग्जाम्पल में देखोगे, जैसे मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट, इसमें 40 48, इसको हम लोग अरेंज कर दिए असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसमें हमेशा क्या आ रहा है, 40 बीच में आ रहा है, तो इसमें 40 से कम है, 40 से अधिक है, इसमें भी 40 से ज़्यादा है और ये 40 से कम है। तो इस तरह से हम लोग सीरीज अरेंज करते हैं। जो मिडिल में ये वैल्यू आ रहा है 40, ये क्या है हमारा, ये मीडियन है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इन बोथ द सिचुएशन मीडियन वैल्यू इज 40 एज इट फॉल्स इन द मिडल ऑफ द सीरीज,
क्योंकि ये बीचों बीच गिर रहा है किसी सीरीज के, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं हम कि मीडियन ऑफ द सीरीज। इसको कंप्यूटेशन कैसे करते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जिस तरह हम लोगों ने मीन में किया था कैलकुलेशन इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, उसी तरह से इसमें भी हम लोग करते हैं। लेकिन इसमें क्या करते हैं, पहले इंडिविजुअल सीरीज को हम लोग देख रहे हैं, इसमें अरेंज ऑल द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ ए सीरीज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। पहला स्टेप है कि कोई भी डाटा आपको मिले उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लो। और साथ ही साथ एम को कैसे लिखते हैं, साइज बाई n+1/2 आइटम, है ना। इसमें देखिएगा आप इंडिविजुअल सीरीज है तो इसलिए n+1/2 आइटम होता है। यार m इक्वल टू क्या है, मीडियन, n इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स, है ना। अब इसको एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग वैल्यूज़। इसमें आपको दिया हुआ है किस तरह से मीडियन है, इसमें डाटा दिया हुआ है 22, 16, तो इसको हम लोग अरेंज कर लिए 1 to 9 तक ये डाटा है, तो इसको हम लोग अरेंज कर लिए क्या है। तो अरेंज करने के बाद फिर हम लोग देखते हैं इसको हम लोग क्या असेंडिंग बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर लिए। तो m इक्वल टू क्या है, साइज ऑफ n+1/2 आइटम, है ना। इसमें n+1/2 आइटम को हम लोग ये कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि साइज ऑफ n+1/2 आइटम इक्वल टू क्या है, 9 प्लस टोटल नंबर ऑफ आइटम कितना है, 9 है, प्लस 1/2 आइटम। तो ये कौन सा होगा, 9 + 1 10/2, यानी कि 5th आइटम। ये कौन सा है 5th आइटम, हम देख सकते हैं इसमें 18th है, तो इसमें मीडियन क्या हो जाएगा, 18th हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे मीडियन इन द डिस्क्रीट सीरीज, है ना। इसमें डिस्क्रीट सीरीज में जिसको फ्रीक्वेंसी एरे भी बोलते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसका भी स्टेप क्या है, अरेंज द डाटा इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। डाटा को हम लोग किस तरह से अरेंज करते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे पहले किए थे। कन्वर्ट द सिंपल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सीरीज इन अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना। इसको हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इसको अरेंज ये करते हैं। डिटरमाइन द n+1/2 आइटम ऑफ द सीरीज, इसको हम लोग n+1/2 आइटम को निकालते हैं। फाइंड द मीडियन वैल्यू ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू द n+1/2 सीरीज। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो कैलकुलेट द मीडियन वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग देख रहे हैं क्या है, आइटम क्या है, 10, 12, 14, 16 जो भी आइटम है इसको हम लोग क्या करें, इसको ले लिए, सजा लिए। उसके बाद फिर इसका ये असेंडिंग ऑर्डर में इसमें भी सजाए हैं बढ़ते हुए क्रम में। फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 का 2 है। इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से हम लोग फिर लिए हैं, 2 है, 2 + 5 7, उसके बाद ये 7 + 12 19, इस तरह से हम लोग इसको ले लिए हैं बढ़ते हुए क्रम में। उसके बाद हम लोग इसको m इक्वल टू क्या है, साइज ऑफ n+1/2 आइटम, है ना। साइज ऑफ तो इसमें क्या है 59 है, लास्ट है ना। तो इसको 59 + 1/2 आइटम, यानी कि 59 + 1 60/2, यानी कि 30th आइटम। तो 30th आइटम किस में लाई करेगा, ये इसमें लाई करेगा, है ना। 20 to 39 इसमें लाई करेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 30th आइटम लाइज इन 39th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x इज 16, है ना। ये x का वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा, 16, हेंस द मीडियन वैल्यू विल बी 16। तो ये मीडियन वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें 16 हो जाएगा। अब हम लोग डिस्क्रीट देख लिए, अब इसमें कंटिन्यूअस सीरीज में हम लोग देखेंगे कि मीडियन को कैसे निकालते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका कैलकुलेट करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे पहले किए उसमें। उसके बाद फाइंड द मीडियन साइज ऑफ m इक्वल टू साइज ऑफ n/2। इसमें ध्यान दीजिएगा कि डिस्क्रीट में हम लोग n+1/2 किए थे, इसमें n/2 सीरीज ऑफ आइटम करते हैं इसमें, है ना। डिटरमाइन द मीडियन क्लास इन विच इट लाइज। इसमें मीडियन क्लास को हम लोग डिफाइन करते हैं जिसमें वो रहता है, जैसे पहले भी किए। इसमें इसका फॉर्मूला क्या होगा, m इक्वल टू L1 प्लस L2 - L1 डिवाइडेड बाई f, उसके बाद इंटू m-c। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, L1 + I/f, है ना। L2 - L1 को I भी लिख सकते हैं, बाई f m-c। उसके बाद L1 इक्वल टू क्या होगा, I/f, उसके बाद n2 - n/2 - c। इसको इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं व्हेन m इक्वल टू मीडियन है और L1 इक्वल टू क्या है, लोअर क्लास, है ना। इसको हम लोग देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, लोअर लिमिट। उसके बाद I है क्लास इंटरवल, F है फ्रीक्वेंसी, C है जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। और उसके बाद M क्या है, M इक्वल टू n/2 है। अब इसको हम लोग देखते हैं, ये न्यूमेरिकल में ये क्लियर हो जाएगा।
इसमें हम लोग देखते हैं कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मीडियन निकालना है। तो इसमें देखिए मार्क्स है, इसमें क्लास इंटरवल हम लोग लिए हैं 0 से 10, 10 to 20, इस तरह से 50 to 60 तक क्लास इंटरवल लिए हैं। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 8 है, 15, 25, 32 ऐसे। इसका सॉल्यूशन मार्क्स को हम लोग इस क्लास इंटरवल में ऐसे ले रहे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, जैसे 0 to 10 में कितने हैं, 8 है, 15 है, 25 है, इस तरह से 50 to 60 में 5 है, ऐसे ले रहे हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसी तरह से जैसे पहले किए थे, 8 + 15 23 है ना। तो ये सारे को हम लोग कर लेते हैं, लास्ट में 100 आता है। तो इस मीडियम का फॉर्मूला पुट करते हैं, साइज ऑफ n/2th आइटम, तो 100/2 आइटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइज ऑफ 50th आइटम है ना। इसमें 50वां आइटम का क्या साइज है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। द मीडियम आइटम लाइज इन द ग्रुप 40 to 50 है ना। 50th आइटम क्या किस में आ रहा है, 40 to 50 में आ रहा है। और इसमें हम लोग इसमें देखते हैं m = L1 + L2 - L1/f m - c। तो L1 क्या है ना, L1 की क्या हो जा रहा है, इसमें जो लोअर लिमिट है इसमें 30 आ जा रहा है। साथ ही साथ L2 - L1 ये दोनों का माइनस करने से 40 - 30 कितना आ जा रहा है, 10 आएगा। और साथ ही साथ इसमें जो फ्रीक्वेंसी है कितनी है, 32 है। और उसके बाद 50 - 48 है ना। इसको 50 और ये -48 करते हैं, ये जो पहले वाली फ्रीक्वेंसी थी है ना, इसमें 50 और उसके बाद ये पहले वाली फ्रीक्वेंसी, तो ये 50 - 48 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हम लोग इसको करेंगे फिर किस तरह से, 30, इसको बस सिंप्लीफिकेशन कर लेना है और इसमें आ जाएगा 30 + 10/16 है ना। 2 से ऐसे काटे तो 16 आया, और इसमें 30 + 0.625 = 30.625, इस तरह से ये आ जाएगा इसका। अब हम लोग मीडियन है इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्या है, इसमें प्रेजेंट द डाटा ग्राफिकली इन द फॉर्म ऑफ लेस देन एंड मोर देन ओजाइव्स है ना। ये ओजाइव कर्व में हम लोग मीडियन का ग्राफ को इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें एक लेस देन का हम लोग लेते हैं डाटा और एक मोर देन का डाटा लेते हैं। तो प्रेजेंट बोथ ओजाइव साइमल्टेनियसली, दोनों जो ओजाइव है हम लोग इस तरह से लेते हैं है ना। ये मोर देन, ये लेस देन, इसको इस तरह से हम लोग लेते हैं। और जो पॉइंट पे ये काटता है ना, द पॉइंट वेयर बोथ द ओजाइव इंटरसेप्ट है ना, दोनों एक दूसरे को जहाँ पे काटते हैं, गिव्स द अस मीडियन, वहाँ पे हम लोग को मीडियन मिलता है। एक ग्राफ में इस तरह से हम लोग देखेंगे इसको। अभी इसमें देखिए मीडियन का ग्राफ हम लोग किस तरह से प्लॉट करेंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीडियम बाय ग्राफिकल मेथड है ना। हम लोग मीडियन का ग्राफिकल मेथड में हम लोग इसको देखेंगे किस तरह से। मार्क्स है, इसको हम लोग ले लिए कैसे, क्लास इंटरवल में 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इस तरह से हम लोग ले लिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको ये कितना 10, 20 ये हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट इस ये में आते हैं। तो इसमें किस तरह से मार्क्स है, ये लेस देन का है ना, तो कितने हैं, लेस देन 10, इसमें 10 स्टूडेंट आ रहे हैं। उसका 20 में 30 आ जा रहे हैं, 20 और 30। उसके बाद फिर 30 में कितने आ जा रहे हैं, 30 + 30 60। और इसमें इस तरह से हम लोग फिर देखते हैं। उसके बाद फिर मोर देन का हम लोग देख रहे हैं। मोर देन में भी इसमें 0 से लेकर के 40 तक में हम लोग देख रहे हैं कितने हैं। तो इसमें मोर देन में 90 है ना, 90, 80, इस तरह से ये लेते हैं हम लोग। वैल्यू ऑफ द मीडियम कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू एनी कर्व है ना, किसी भी कर्व से हम लोग इसको ये कर सकते हैं, प्लॉट लेस देन और मोर देन क्यूमुलेटिव ओजाइव कर्व। इसको कैलकुलेट n/2 एंड प्लॉट इन y एक्सिस। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं दोनों एक्सिस हम लोगों ने लिया है किस तरह से। ये जो नंबर ऑफ यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इसको फ्रीक्वेंसी जो हम लोग इसको हमेशा y एक्सिस पे लेते हैं। और मार्क्स है, इसको हम लोग क्या पे ले रहे हैं, इसको हम लोग x एक्सिस पे ले रहे हैं। तो ये लेस देन का कर्व है, इसमें किस तरह से 10 और 10 को हम लोग ऊपर में जो है ये इसमें जो लिए हैं इसको 10 और 10 को यहाँ पे प्लॉट किए हैं लेस देन वाला कर्व में। 20 और 30 को, 50 और 90 को, 90 है और यहाँ 50 है। किस तरह से हम लोगों ने इसको प्लॉट किया है 50 और 90 को, ये देखिए यहाँ पे 90 है
और यहाँ पे ये 50 है। इसको हम लोग इस तरह से इसको प्लॉट करते हुए उसी तरह से फिर ये मोर देन में किस तरह से, इसमें भी उसी तरह फ्रीक्वेंसी इसमें वाई एक्सिस पे लिए हैं, मार्क्स को एक्स एक्सिस पे लिए हैं, तो ये मोर देन है। मोर आप ध्यान दीजिएगा तो एक ये डाउन हो रहा है, मोर देन का जो कर्व है ये ऐसे डाउन होते हुए जाता है। और उसके बाद फिर हम लोग ये दोनों कर्व कहाँ पे मिल रहे हैं, 45 पे ये दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों कर्व जहाँ पे मिलते हैं, एक इधर से हम लोग ये ऐसे लिए और ये इधर से ऐसे करके लेते हुए आते हैं, ये कर्व ऐसे मिलते हुए आता है। तो ये 45 जो हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया। ये दोनों कर्व यहाँ पे आकर के मिल रहे हैं इस तरह से, है ना, मोर देन और लेस देन वाले कर्व, तो ये मीडियन वाला। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पे आए हैं जिसका नाम है मोड। मोड ये ला मोड भी ये कहते हैं इसको, इस वर्ड से आया है, फ्रेंच वर्ड है जिसका अर्थ होता है फैशन। जो अभी फैशन में चला हुआ है वो उसे मोड बोलते हैं। यानी कि कोई भी सीरीज में जो भी डाटा है जो मैक्सिमम नंबर में जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है उसे मोड कहते हैं। आप इसमें मोड हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द सीरीज, जो सबसे ज़्यादा आता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, इफ़ इन अ क्लास मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज़ हैव द हाइट ऑफ 50 इंच, मतलब जो सारे क्लास में अधिकतर बच्चों का जो हाइट है 50 इंच है, द मॉडल हाइट विल बी 50 इंच, है ना, उस क्लास की मॉडल हाइट क्या हो जाएगी, 50 इंच हो जाएगी। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। कैलकुलेट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आप इसमें आप देख सकते हो मार्क्स है और इसमें 60, 65, 70, 80, 90, है ना। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 60 जो लाए हैं वो 5 स्टूडेंट है, 65 लाए हैं 11 स्टूडेंट है, 70 जो लाए हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है 85 है, ठीक है, 80 आए हैं 12 है, 90 है जो 4 स्टूडेंट लाए हैं। तो इसमें क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है वो क्या बोलते हैं 70 मार्क्स लाए हैं लोग 85 स्टूडेंट, तो यहाँ इसका मोड क्या हो जाएगा 70 मार्क्स, है ना। ये इसका फॉर्मूला हम लोग देख सकते हैं। आप ये जेड से हम लोग मोड को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मीन को हम लोग किससे एक्स बार से डिनोट करते थे, मीडियन को एम से डिनोट करते हैं और मोड को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, है ना, इंटू आई। इसमें क्या है, Z इक्वल टू क्या है, मोड है। L1 है क्या, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास है। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास है। F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसीडिंग टू द मॉडल क्लास। प्रीसीडिंग मीन्स पहले वाला। उसके बाद फिर क्या है, F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग टू द मॉडल क्लास, जो बाद में आने वाला, सक्सीड कर रहा है यानी कि उसके बाद आने वाला है। आई क्या है, क्लास इंटरवल ऑफ द मॉडल क्लास, जो हम लोग इंटरवल लेते हैं। जैसे इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको क्लियर कर देते हैं। जैसे कैलकुलेट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये मोड हमको कैलकुलेट करना है फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन से। तो आप इसको देख सकते हो, एज दिया हुआ है 14 to 15 ईयर्स, किसी क्लास के बच्चे का एज है 15 to 16, 16 to 17, 17 to 18, है ना। क्लास 11th के ही बच्चे का ले लो, 18 to 19, 19 to 20। इसमें कितने स्टूडेंट है, 14 to 15 में 6 स्टूडेंट है, 15 to 16 में 16 है और 16 to 17 38 स्टूडेंट है। इसी तरह से और भी हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, ये जो सबसे ज़्यादा है 38 किसमें है, 16 to 70 एज ग्रुप में, और इसके ये प्रीसीडिंग वाला कौन सा है, 16 है, और इसके सक्सीडिंग वाला कौन है, 16 है। तो इसमें हम लोग सॉल्यूशन में देख सकते हैं, क्लास 16 to 17 हैज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड हैंस इट बिकम्स द मॉडल क्लास। इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो ये क्या हो गया, मॉडल क्लास हो गया। उसके बाद इसमें मोड क्या होगा, इसको फार्मूला में आप देख सकते हैं। इसको जिस तरह से फार्मूला था, Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू ये जो हम लिखे थे L2 माइनस L1 भी इसको लिख सकते हैं। तो इसको सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन द फार्मूला वी गेट, क्या मिलता है हमको, जो फार्मूला को पुट करते हैं, ये क्या है L1 है, ये क्या है 16, है ना। लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, इसका लोअर लिमिट क्या है 16 है, तो L1 यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद फिर 38 माइनस 16, है ना, ये 38 क्या है F1 है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 38 है,
और F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसिडिंग। तो F0 हम लोग क्यों यहाँ पे ये लिए हैं 16, क्योंकि ये प्रेसिडिंग 16 है। उसके बाद फिर 2, F1 माइनस F0 माइनस F2, 2 है ही, फ्रीक्वेंसी हमारा F1 है 38, प्रीसीडिंग भी है और सक्सीडिंग भी है, 16 16 दोनों तरफ है, 16 16। इसके बाद 17 माइनस 16, जो इंटरवल है 17 माइनस 16, तो हमारा फिर कितना हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 16 प्लस 22, यहाँ पे माइनस किए, उसके बाद फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई किए, माइनस 32 इंटू 1, तो इसको ये करने से कितना आया, 16 प्लस 0.5, यानी कि 16.5 ईयर्स आया यहाँ का जो मोड निकला। उसके बाद फिर मेरिट ऑफ मोड, अब लास्ट में हम लोग देखते हैं क्या क्या मोड के क्या होते हैं गुण और दोष क्या क्या होते हैं। तो मोड के गुण है, ये सिंपल एंड पॉपुलर, ये बहुत ही सिंपल होता है, इसको हम लोग इजीली देख सकते हैं, क्योंकि जो जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वो ऑटोमेटिकली दिखाई दे देता है, तो ये बहुत ही सिंपल होता है और पॉपुलर भी होता है इसको। बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव, और क्योंकि वो सबसे ज़्यादा दिखाई देता है तो बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव भी वो होता है। लेकिन इसके डिमेरिट्स क्या है, ये वेग एंड अनसर्टेन, अगर वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सबसे ज़्यादा वो फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही है तो वही डाटा मतलब वो सही वैल्यू निकलेगा, तो ये वेग और अनसर्टेन होता है। नॉट कैपेबल ऑफ अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, जैसे हम लोग मीन को अलजेब्रा में ट्रीटमेंट कर सकते हैं लेकिन मोड को हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये भी इसका डिमेरिट है। अब लास्ट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये आगे आपके क्लासेस में, हायर क्लासेस में भी ये रिलेशनशिप पूछा जाता है, इवन रिसर्च में भी ये रिलेशनशिप पूछा जाता है। रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, तीनों में क्या रिलेशन है। तो अगर इन केस ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जब मीन और मीडियन और मोड तीनों बराबर हो, मीन मीडियन एंड मोड आर इक्वल एंड द कर्व इज बेल शेप्ड, किस तरह का कर्व होता है ये पूछा जाता है ना, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो तीनों बराबर है तो ये बेल शेप्ड का कर्व होता है, देख रहे हैं यहाँ पे में आते हैं किस तरह से। उसके बाद इन केस ऑफ पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, जब आप पॉजिटिव स्क्यू रहेगा, यानी कि जब मीन बड़ा होगा उससे मीडियन से और मीडियन बड़ा होगा मोड से, यानी कि पॉजिटिव है, तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ मीन बाद में है, ये किस तरह से होगा, यहाँ पे पॉजिटिव, इधर लेफ्ट साइड में ज़्यादा उभरा हुआ और इधर राइट साइड में डाउन हुआ, तो ये पॉजिटिव स्क्यूड होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद निगेटिव स्क्यूड में क्या होता है, जब मीन सबसे कम होगा और क्या कहते हैं उससे बड़ा क्या होगा, मीडियन, और उससे बड़ा मोड होगा, तो ये निगेटिव स्क्यूड है, यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ये मीन रहेगा, मीडियन तो हमेशा बीच में ही रहेगा तीनों केसेस में, और मोड ये राइट साइड में बिगेस्ट हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हो ये लेफ्ट में ये किस तरह से आ रहा है उभार। उसके बाद कार्ल पियर्सन हैज़ गिवन जनरलाइज फार्मूला, यानी कार्ल पियर्सन जो हैं इन्होंने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला दिया था, इसमें मोड इक्वल टू क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, है ना, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसको हम लोग जब कोई भी सम्स आता है तो अगर मोड का या मीडियन किसी का भी वैल्यू दिया हुआ होगा तो आप आराम से कोई तीसरा वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू। एंड प्लीज़ अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें। थैंक्स अगेन।